कौशल्या बहन, खुद को संभालो। अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो इन बच्चों का क्या होगा? अब जीने की कोई वजह भी तो नहीं बची है। घर में कमाने वाला इकलौता सदस्य ही जब हमें इस हाल में छोड़कर चला गया। कौशल्या का टूटा फूटा घर बरसात में चारों तरफ से टपक रहा था। वहीं घर में घनश्याम के शव के आगे पूरा परिवार बिलख रहा था। माँ, माँ, आप क्यों रो रही हैं? मैं आपका ध्यान रखूंगा। कौशल्या अपने बेटे की बात सुनकर उसे गले से लगाकर रोने लगती है, लेकिन भगवान के फैसलों के आगे किसी की नहीं चलती। कौशल्या का परिवार टूट चुका था। अब अपने परिवार को संभालने के लिए कौशल्या मंदिर के बाहर फूल माला बेचकर अपने बच्चों का पेट पालने लगती है। दीदी, मुझे पिताजी की बहुत याद आती है। मैं जानती हूँ हमारा परिवार पिताजी के बिना टूट गया है, लेकिन मैं जल्दी स्कूल पूरा करके माँ के कामों में उनका हाथ बटाऊंगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब चंदा और भारती अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे और उनकी उम्र 20 और 21 साल की हो चुकी थी। मुरारी भी 12 साल का हो गया था। माँ, आपके लिए आपकी पसंद की सब्जी बनाई है, चलो उठो। मैं तो कब से माँ को उठा रही हूँ, मेरी तो बात माँ सुनती ही नहीं। अगर आप खाना नहीं खाओगी तो आपकी तबीयत ठीक कैसे होगी? चलो चलो उठो माँ, अब कोई बहाना नहीं। भारतीय अब अपनी बीमार माँ को उठाकर खाना खिलाती है। पूरे 10 दिन से बिस्तर पर हूँ। अगर आगे भी ऐसा ही रहा तो घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं रहेगा। अरे माँ, आप उसकी चिंता क्यों करती हैं? आपका सारा काम अब दीदी ने संभाल लिया है। अब दीदी मंदिर जाकर फूल माला बेच आती है। क्या तू मंदिर फूल माला बेचने गई थी? लेकिन क्यों? मैंने तुम लोगों को मना किया है ना। 2-4 घंटे की ही तो बात है माँ, उसके बाद तो सारा दिन घर में ही रहना है। और मैंने तो सोच भी लिया, दिन में जो भी समय बचेगा उसमें मैं कपड़े सिलूंगी। हाँ हाँ, इन सभी कामों में मैं भी दीदी का हाथ बटाया करूंगी। कौशल्या भी अपनी दोनों होनहार बेटी की बातें सुनकर नम आंखों से मुस्कुरा देती है। और अब कौशल्या की दोनों बेटी सुबह मंदिर जाकर फूल माला बेचती और बचे हुए समय में कपड़े सिलकर घर की जरूरत को पूरा करने में लगी थी। और कौशल्या बहन, सब ठीक है ना? आपको देखा तो चला आया। हाँ हाँ दयानंद भाई साहब, सब ठीक है। और अब तो बच्चियां भी बड़ी हो गई हैं। शादी की कहीं बातचीत चलाई या नहीं? कहाँ दयानंद भाई साहब, अभी कहाँ कोई लड़का देखा है। अगर आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो बताइएगा। बुरा मत मानिएगा कौशल्या बहन, घनश्याम भाई साहब बिल्कुल मेरे बड़े भाई जैसे थे और उनकी बेटियों के लिए वर ढूंढना मेरा सौभाग्य होगा। इस बात को कई दिन बीत जाते हैं। एक रोज दयानंद कौशल्या के घर आता है। कौशल्या बहन, चिंता छोड़ दीजिए। मैंने बड़ी बिटिया के लिए एक लड़का देखा है। अमीर परिवार से है और अच्छा परिवार है। उन्हें आपकी बिटिया के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होगा। आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। फिर मैं कल ही उन्हें ले आता हूँ। कौशल्या अपनी बड़ी बेटी भारती की शादी की बातचीत करती है, लेकिन भारती अपने घर की जिम्मेदारियों से बंधी हुई थी, इसीलिए वह खुद से पहले अपनी छोटी बहन चंदा की शादी करवाना चाहती थी। समाज, नाते, रिश्तेदार क्या कहेंगे? बड़ी बेटी है ही और छोटी का ब्याह हो गया। माँ, आप समझो। अब देखते ही देखते चंदा का रिश्ता अमीर घर में तय हो जाता है। चंदा के ससुराल वालों को भी चंदा सिर्फ 2 जोड़ों के साथ चाहिए थी और चंदा की विदाई भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। कुछ समय बाद कौशल्या की बड़ी बेटी का रिश्ता आता है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि कुछ समय बाद तेरी उम्र निकल जाएगी और जितने भी रिश्ते मिल रहे हैं वो सभी गरीब परिवार से हैं। मैं तो चाहती थी जैसा चंदा का ससुराल है वैसा ही तुझे भी मिले। किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं मिलता माँ, और मेरी किस्मत में अगर गरीब ससुराल ही लिखा है तो मुझे वही मंजूर है। देखते ही देखते अब भारती की शादी भी हो जाती है। इधर धीरे धीरे कौशल्या का शरीर गिर रहा था तो दूसरी तरफ कौशल्या का इकलौता बेटा मुरारी बड़ा हो रहा था और जिम्मेदारियों को समझ रहा था। माँ, मुझे आशीर्वाद दो। मुझे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई है। तो क्या तू अब मुझे छोड़कर इतनी दूर रहेगा? आखिर कब तक मैं अपनी माँ को इस टूटे फूटे घर में रखूंगा? बरसात में इस घर में पानी भर आता है और जगह जगह से पानी टपकता है। आखिर मैं भी तो अपनी माँ के सपनों को पूरा करूं। मुरारी कमाने के लिए शहर जा चुका था। इधर कौशल्या अपने लिए एक वक्त खाना बनाती और वही खाकर दिन काट रही थी। समय के साथ मॉनसून दस्तक देता है और दिन रात बारिश से कौशल्या के घर में पानी भर आता है। हर साल की तरह इस साल भी घर में पानी भर आया है और ये छत टपकना तो मैंने शुरू से लेकर अब तक अपने घर में देखा है। अब तो घर की दीवारें भी जवाब दे चुकी हैं। कौशल्या का घर काफी पुराना था। घर की दीवारों में दरार पड़ चुकी थी और बरसात के कारण एक रोज कौशल्या के घर की आधी छत गिर जाती है।
कौशल्या तू भी बहुत जिद करती है, इस घर में रहेगी तो आधा घर कभी बिगड़ जाएगा। इसे मरम्मत के लिए तूने दे दिया है तो कुछ दिन अपनी बेटियों के घर से ही हुआ। कौशल्या को भी अपनी बेटियों की याद सता रही थी। अब कौशल्या अपने घर की मरम्मत की जिम्मेदारी गांव के ही जान पहचान श्यामलाल को देकर अपनी छोटी बेटी के घर उससे मिलने पहुंचती है। अरे अरे, ये कौन भिखारी घर में चला आया है? रामू काका निकालो इसे। अरे कौन हो तुम? चंदा बेटिया, मुझे नहीं पहचाना? अरे माँ, आप ये क्या हालत बना रखा है आपने? और इतनी बरसात में आप छाता लेकर नहीं आ सकती थी? अरे मैं तो भूल ही गई, मेरा गरीब मायका। अरे समधन जी, आपने बताया नहीं आने से पहले मैं गाड़ी भिजवा देती। और आप ऐसे क्यों खड़ी हैं? आइए कपड़े बदल लीजिए। चंदा की सास कौशल्या को अपनी साड़ी पहनने को देती है, लेकिन कौशल्या को उसकी बेटी की बातें काफी बुरी लगती हैं। अरे बहू, जरा समधन जी के लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाना, वो ठंड से कांप रही हैं। अरे माँ जी, आपको एसी बंद करना चाहिए ना। माँ को तो बरसात के भरे पानी में रहने की आदत है, एसी में नहीं। बहू कॉफी बना ला। कौशल्या अपनी बेटी की बातों को सुनकर समझ चुकी थी कि उसे पैसों का घमंड आ चुका है, लेकिन वो अपनी बेटी को कुछ नहीं कहती। कौशल्या को अपनी छोटी बेटी के घर रहते हुए 5 से 6 दिन बीत जाते हैं। अरे समधन जी, आपको पता लगा? कल रात तेज आंधी और बारिश आई थी, बाहर घुटनों जितना पानी भरा हुआ है। यहाँ आंधी तूफान बारिश का कहाँ ही कुछ पता चल रहा है। और अगर मैं अपने घर में होती तो अब तक दोबारा मेरे घर की छत उड़ चुकी होती। माँ, अब तो आपका बेटा शहर रहकर कमा रहा है, कम से कम अब तो पक्का घर बनवा लो। कौशल्या अपनी बेटी को कोई जवाब नहीं देती, लेकिन रजनी को कौशल्या का अपमान दिख रहा था। अब कौशल्या देर शाम अपनी बड़ी बेटी भारती के घर पहुंचती है। माँ, आपने बताया नहीं आप आ रही है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। भारती की सास रेणुका भी कौशल्या का खुशी से स्वागत करती है। लो, मेरे आते ही बारिश भी शुरू हो गई। समधन जी, आप दूसरी तरफ खाट पर बैठिएगा, क्योंकि उधर से छत टपकता है। अब कौशल्या देखती है भारती जगह जगह बाल्टी बर्तन लगा रही है, और कुछ देर में ज्यादा बारिश होने के कारण घर में पानी भी भर जाता है। अरे माँ, आप नीचे मत उतरना, मैं आपके लिए वहीं खाना लाती हूँ। हाँ समधन जी, आपको नीचे उतरने की कोई जरूरत नहीं है। इस पानी में कभी कभार घर में सांप बिच्छू भी आ जाते हैं। कौशल्या अपनी बड़ी बेटी के गरीब घर में इतना प्यार सम्मान देखकर भावुक हो जाती है। कहाँ मेरी बड़ी बेटी, जो मुझे घर में इतना पानी होने के बावजूद इतना प्यार दे रही है, और कहाँ मेरी छोटी बेटी, इतना आलीशान घर होने के बावजूद उसने मुझे उन 5 दिनों में एक पल इज्जत नहीं दी। कौशल्या अब कुछ दिन बाद अपने घर चली आती है और उसे एहसास था कि उसकी छोटी बेटी अब बदल चुकी है, वो भी अपने ससुराल के पैसों के दम पर। दूसरी तरफ रजनी अपनी बहू को सबक सिखाने का मन बनाती है। बहू, मुझे पता है आकाश ने तुझे बताया नहीं होगा, हमारे बिजनेस में लॉस होने की वजह से अब हम इस घर में रहेंगे। लेकिन ऐसे कैसे? मुझे तो किसी ने कुछ बताया नहीं। माँ जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, आज हम यहीं रहेंगे। ये लो, बारिश भी शुरू हो गई। कुछ देर की बारिश में ही उस झोपड़ी का छत टपकने लगता है, और इतना ही नहीं, घर में पानी भी भर आता है। कुछ दिन पहले जब माँ आई थी तो मैं माँ को अपनी रईसी और घमंड का रौब दिखा रही थी, लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मैं जन्म से ही गरीबी में पली बड़ी थी। चंदा को उसकी गलतियों का एहसास था, और जब ये एहसास उसके चेहरे पर नजर आता है तो रजनी उसे बताती है कि ये सब उसने चंदा को एहसास दिलाने के लिए किया था, और ये काफी है कि उसे पछतावा हुआ, वरना कल को चंदा भी अपनी माँ की तरह रजनी को जलील कर सकती थी। स्नेहा, ये बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी है तेरी, तू मुझे यहाँ क्यों लाई है? मैं आश्रम चली जाती हूँ। तू पागल है क्या? आज मेरा जन्मदिन है और तू यहाँ से बिना खाए पिए तो बिल्कुल नहीं जाएगी। ये तो भगवान का एक करिश्मा है कि वहाँ अनाथालय में हेल्प करने के जरिए तू मुझे मिल गई। अरे सब देखो, मेरी बच्ची आ गई। स्नेहा, तेरे दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा, मैं और तेरे पापा ने भी तुझे बहुत सारे तोहफे दिए, वो भी एक्सपेंसिव है। ये देख सामने। खैर, अभी केक का टाइम हो रहा है। ए लड़की, तुम ये सारे गिफ्ट उस कमरे में ले जाओ। जी आंटी जी। माँ, वो मेरी। तब स्नेहा की माँ अरुणा उसे आंख दिखाती है। इतने में संपदा महंगे महंगे तोहफे उठाकर कमरे में रखने जा रही थी कि एक वेटर उसे धक्का दे देता और वो सारे गिफ्ट लेकर गिर जाती है, जिसमें से कुछ टूट जाते हैं। बदतमीज, इतने महंगे लाखों हजारों रुपए के तोहफे थे, वो तुझसे ठीक से रखे भी नहीं गए, तूने तोड़ दिए। तुझे पता है तूने ये सीनरी जो तोड़ी है, ये इसके दादा ने लंदन से मंगवाई थी, और ये मैजिक बॉक्स इसके चाचा ने दिया था, ये भी 50-60 हजार रुपए का है। तुझे तो इन दिए तोहफों के मायने भी नहीं पता होंगे, क्योंकि तेरे खुद के माँ बाप या कोई और तो है नहीं। जब तेरे रिश्तेदार नहीं है, ना परिवार है, तो रिश्तों का मायना कहाँ से समझ आएगा? माँ, कम से कम आज के दिन तो उसे कुछ मत बोलो। तू चुप कर। इन गरीब अनाथ लोगों को अमीर लोग जब मुंह लगा लेते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं।
अरुणा के काफी कुछ बोलने से संपदा के दिल को ठेस पहुंचती है और वो वहां से रोते हुए अपने आश्रम जा रही होती है कि रास्ते में एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टक्कर खाकर पलट जाती है, जिसमें 5 लोग जख्मी हो जाते हैं। संपदा किसी तरह उन लोगों को अस्पताल लेकर पहुंच जाती है। तब इलाज करने के बाद डॉक्टर कहते हैं, ज्यादा इंजरी आई थी, लेकिन अब 5 लोग खतरे से बाहर हैं। अब आप 2 लाख रुपए की पेमेंट कर दीजिए और आप इनकी लगती क्या है ये भी बता दीजिए। जी वो मैं अनाथ, मेरा मतलब मैं इन लोगों को नहीं जानती। रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया था तो बस ले आई। मैं अनाथ हूँ डॉक्टर साहब, और पैसों का कोई जरिया नहीं है, इसीलिए मैं बिल भी नहीं चुका पाऊंगी। बस इंसानियत के नाते यहाँ ले आई थी। कमाल है, आजकल के गरीब लोग अमीर लोगों से पैसे लूटने के लिए उनकी मदद कर देते हैं, लेकिन अब हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। तभी सारी बात वसुंधरा की बहू सुन लेती है। अच्छा, तो ये है वो लड़की जिसने माँ जी, पापा जी, दादा दादी और उनकी जान बचाई। चलिए देवर जी, शुक्रिया अदा करते हैं और पेमेंट भी। जी मुझे आपका नाम नहीं पता, लेकिन मेरे फैमिली वालों को आपने अस्पताल पहुंचा दिया और अब वो सब खतरे से बाहर है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी कोई बात नहीं, आप उनके परिवार वाले हैं। आपको पता कैसे चला वो यहाँ पर है? दरअसल मेरी दादी होश में आ गई थी, उन्होंने ही फोन करके हमें बताया। आप सच में बहुत अच्छी हैं। आइए हमारी फैमिली से भी मिल लीजिए। बताओ, भगवान ने इन्हें भी परिवार दिया है, इतने प्यारे रिश्ते दिए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे एक भी रिश्ता नहीं दिया, तो मुझे कैसे कुछ पता होगा। तब मीनाक्षी संपदा को अपनी फैमिली से मिलाती है, जहाँ सभी लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं। बेटी, तुमने भगवान के भेजे हुए फरिश्ते की तरह हमें बचाया है। कैसे शुक्रिया अदा करें समझ नहीं आ रहा, वरना मेरे सास ससुर भी आज जिंदा नहीं होते। अरे आंटी जी, ऐसी बातें नहीं करते। कम से कम आपके पास इतने सारे रिश्ते हैं, लेकिन मेरे पास एक भी रिश्ता नहीं है। अब मैं चलती हूँ, मुझे आश्रम जाना है। आश्रम क्यों जाओगी बेटी? मैं आपको दादी जी बोलूं, वो दरअसल मैं अनाथ हूं ना, तो मुझे अनाथ आश्रम तो जाना ही होगा। संपदा के मुंह से ये सुन परिवार वालों को धक्का पहुंचता है। वह उससे और बातें करते हैं तो निर्णय लेते हैं कि समीर की शादी उससे कराएंगे। घर वालों के पूछने पर संपदा शादी के लिए हाँ कर देती है और मात्र 5 दिन बाद वह शादी करके अपने अमीर ससुराल पहुंच जाती है, जहां अचानक से उसे बहुत सारे रिश्ते मिल जाते हैं। तब मुंह दिखाई के टाइम पर कुछ पड़ोसी रिश्तेदार उसका चेहरा देख शगुन देते हैं। तभी वह एक बुआ सास के पैर छूती है। ला बहू, मुझे मेरा तोहफा दे। कैसा तोहफा बुआ जी? मुझे नहीं पता। बदतमीज वसुंधरा भाभी, ये क्या मजाक है? इस गरीब बहू के माँ बाप ने इसे इतना भी नहीं सिखाया कि बड़ों के पैर छूने पर उन्हें कोई छोटा सा तोहफा या शगुन दिया जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा बहन जी। जब मुंह दिखाई के समय मैं इससे कुछ पूछ रही थी, तब भी इसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके माँ बाप या बड़े बुजुर्गों ने इसे कुछ नहीं सिखाया, रिश्तों की कदर ही नहीं है। माँ, आपने बताया था भाभी अनाथ है, शायद इस वजह से उन्हें रिश्तों की समझ नहीं है। वो बहुत अकेली हैं, हमें उनका साथ देना पड़ेगा। तू ठीक बोली त्रिशा। माया, पड़ोसन होकर तुम्हें ये हक किसने दिया कि मेरी बहू से ऐसे बोलो? और जिज्जी, मेरी बहू के माँ बाप नहीं है, जिस वजह से वो वंचित रह गई है। उसे ये सब चीज सिखाने के लिए हम जिम्मेदार हैं, और अभी तो वो इस घर में आई है, तो आप ये सब ना ही बोलें तो बेहतर होगा। अच्छा, अब समझी। बहू इसलिए गरीब है क्योंकि अनाथ है, तभी तो कोई दहेज भी नहीं लाई, और जब कोई इसका रिश्ता है ही नहीं तो कोई सिखाएगा क्या इसे? माया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहू के बारे में ऐसा बोलने की? कौन सा रिश्ता नहीं है उसका? जैसे मैं तुम्हारा बाप जैसा हूँ तो संपदा का दादाजी हूँ, और मैं उसकी दादी, और नंद होने के नाते मैं उनकी छोटी बहन, और जेठानी होने के नाते मैं उसकी बड़ी बहन। और जीजी, हम दोनों सास ससुर होने के नाते उसके माता पिता हैं, इसलिए अब आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। घर के हर परिवार से उसका एक नया रिश्ता जुड़ा है। देखना, इस घर में उसे पूरे 10 रिश्तों का प्यार मिलेगा। हाँ, अगर आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है तो खा पी कर आप सब जा सकते हैं। मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो चुकी है। तब वसुंधरा शगुन का लिफाफा बहू के हाथ से बुआ सास के हाथ पर रखवा कर उसे भेज देती है, और बाकी लोग भी खाना खा पी कर चले जाते हैं। तब सभी लोग संपदा की आंखों के आंसू पोंछकर, बहू, समीर का पिता होने के नाते मैं तुम्हारा भी पिता हूँ, इसलिए बेझिझक मुझसे कुछ भी कहना। भूल जाओ तुम अनाथ थी, अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। आप सबने मुझे अपनाया,
और नए रिश्ते का प्यार दिखाना चाहा, उसके लिए शुक्रिया। तब संपदा वहां से चली जाती है तो घर वाले उसे खुश करने के लिए अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाते हैं। सास ससुर नए कपड़े देते हैं, पति फोन देता है, नंद देवर छोटे मोटे गिफ्ट देते हैं। इसके बाद भी संपदा खुलकर हंस नहीं पाती। रिश्तों की कमी उसे झंझोड़ कर रख देती है। वक्त गुजरता है, एक दिन पड़ोसन भी उसे अनाथ होने का ताना मार देती है। तब घर वाले उसका पक्ष लेते हैं। बस कीजिए माया आंटी, उस दिन भी आपने भाभी के लिए बोला था और आज भी, लेकिन वो अकेली नहीं है ना ही अनाथ है। प्यार से भरे रिश्ते उनके पास हैं, जैसे कि मैं उनका छोटा भाई और मैं बड़ा भाई। फिर किसी ने उसकी तरफ आंख भी उठाई ना तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। संपदा, तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? क्या तुम हम सबके साथ खुश नहीं हो? मैं खुश हूँ जेठ जी, और आज तो आपने मेरे बड़े भाई होने का कर्तव्य निभाया है, लेकिन शायद मैं आप सबके लायक नहीं हूँ। तब संपदा फिर रोते हुए कमरे में चली जाती है। तब पति उसे खुश करने के लिए आइसक्रीम खिलाता है। संपदा, तुम अभी भी खुश नहीं हुई? मैं तो तुम्हारा हमसफर हूँ, तुम्हारा सबसे करीबी रिश्ता। क्या इस परिवार में तुम्हें 10 रिश्तों का प्यार नहीं मिला, जहाँ मेरे दादा दादी तुम्हारे दादा दादी हैं, मेरा माता पिता भी तुम्हारे माता पिता, और मेरे भाई बहन, छोटे बड़े भाई। वो मैं समीर जी, समझ नहीं आता मैं इन लोगों से क्या बोलूं, जिन्होंने मुझे अपनाकर 10 रिश्तों का प्यार तो जता ही दिया, पर कहीं ये भी मुझसे दूर ना हो जाए। संपदा के मन में परिवार के खोने का डर था। आते जाते रिश्तेदार, पड़ोसी लोग उसे परिवार और रिश्तों की जली कटी बातें कहते थे। ये सब घरवाले महसूस करते थे। तब रसोई में सास, आज तो मेरी बहू ने आलू प्याज के पराठे बनाए हैं। खैर, मुझे समझ आ गया बहू, तो शादी के बाद भी हम सबके साथ खुश नहीं है ना। हमने तुझ पर जबरदस्ती अपने रिश्ते थोप दिए। तू आश्रम में तो खुश रहती थी, लेकिन यहाँ तो खुश नहीं है। ऐसा कर, तू आश्रम ही चली जा, हमने तैयारी कर दी है। हाँ, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे लिए सूट लेकर आई है, वो पहन लेना। तेरे पापा और ससुर होने के नाते मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट। भाभी, मैंने आपका बैग भी पैक कर दिया है। आप अगर वहाँ ही खुश रहेंगी तो ये बहन आपकी इस खुशी के आड़े नहीं आएगी। घर के सभी लोग उसे कुछ ना कुछ तोहफा देते हैं। संपदा की आंखें भीग जाती हैं। उसका मन नहीं होता है जाने का, लेकिन किसी से अपने दिल की बात कह भी नहीं रही थी। तब गले लगाकर पति गाड़ी में बिठा देता है। शायद अब तुम वहाँ खुश रहोगी। तभी रोते हुए संपदा कार से बाहर आती है। अरे कैसे लोग हैं आप सब, मुझे नहीं जाना। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे मेरे रिश्तों का प्यार मिल चुका है, तो अब खुद क्यों दूर कर रहे हैं? ऐसा था तो बोल क्यों नहीं रही थी? तेरे मुंह से ये सब सुनने के लिए हमने ये एक्टिंग की। क्या ये एक्टिंग मुझे आपने? संपदा कुछ कहती, इतने में वो बेहोश हो जाती है। तब डॉक्टर आकर चेकअप करने पर बताते हैं कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनते ही वह समीर को गले लगाती है।